क्या कहता है? प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप काम करेगा, अनुरूप कार्य करेगा। कोई भी स्टेट है उसको किस तरह से काम करना पड़ेगा? संविधान के अनुरूप, अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लीजिए इसको, एवरी स्टेट। ठीक है जी। अच्छा, ये बात तो हो गई। एक आर्टिकल और समझना होगा, वो आर्टिकल है 365। आर्टिकल 365 ये क्या कहता है? ये कहता है यदि राज्य केंद्र का, यदि राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करने में विफल हो जाए, निर्देश का पालन करने में विफल हो, क्या हो जाए? जो केंद्र है, सेंटर है, उसके आदेशों को पालन करने में विफल हो जाए। इफ स्टेट फेल्स, इफ स्टेट, इस स्थिति में क्या होगा? तो पहली स्थिति तो बात करी हमने क्या कि राज्य जो होगा उसको संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दूसरी बात हमने की कि वो जो है आपका केंद्र के निर्देशों का पालन करे, और केंद्र के निर्देशों का पालन करने में अगर विफल रहा, ये दो बातें हैं। तो यानी कि ये बात कब होगी आपका? तो सीधी सी बात है कि भाई हमने छोटी सी बात की, अगर कोई राज्य संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? भाई संविधान के अनुरूप उसको काम करना चाहिए, और वो संविधान के जो अनुरूप काम है उसको नहीं कर रहा है, यानी कि उसने क्या कर दिया है? उसका उल्लंघन कर दिया है, उसको उसने डिसऑबे कर दिया है। और उस उल्लंघन का मतलब ही क्या हुआ कि राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करने में विफल हो गया। और जैसे ही विफल हो गया तो इस उल्लंघन की वजह से क्या हो जाता है? एक संवैधानिक तंत्र की विफलता इसको हम कहते हैं, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इसको हम बोलते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता इसको हम कहते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। विफल हो गया ना जब उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, फेलियर ऑफ, अगर संविधान का ही पालन नहीं कर रहा है तो राज्य क्या है? एक संवैधानिक तंत्र ही तो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही तो है, तो वो क्या कर गया है? आपका फेल कर गया है। तो जैसे ही वो फेल कर जाएगा तो क्या होगा हमारा? तो राज्य केंद्र के निर्देश को पालन करने में विफल हो तो हमारा क्या लगेगा? फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर छोटी सी बात नोट बना के लिखना, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन यानी कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसी राज्य में लगाया जाता है, देश में नहीं लग सकता, किसी राज्य विशेष में ही लगेगा, किसी राज्य में। और किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। लगाते कौन है? बाय प्रेसिडेंट इन एनी स्टेट, लिख लेना इसको, इन एनी स्टेट, किसी स्टेट में। और किसके द्वारा लगता है? हमेशा बाय प्रेसिडेंट। तो इसके दो आधार मैंने आपको बताए, अब आप मुझे बताएंगे। जैसे हमने बात की थी नेशनल इमरजेंसी के 3 मुख्य आधारों की, ऐसे ही फिर साथ ही जो राष्ट्रपति शासन है उसके क्या आधार होंगे। अब ये चीजें अगर आपने ध्यान से मेरी सुनी तो अब आप समझ पाएंगे, ध्यान से लिखना। क्या है? आधार। किन बेसिस पर आपका राष्ट्रपति शासन लगता है? तो इसके लिए एक तो रिपोर्ट देंगे कौन? आपका लिख लें इसको, राज्यपाल का प्रतिवेदन आए, रिपोर्ट ऑफ गवर्नर आए। और राज्यपाल का प्रतिवेदन कब आएगा? प्रतिवेदन क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर पर, संवैधानिक विफलता पर वो आता है। अभी मैंने बताया 355 क्या कह रहा है? राज्य को कैसे काम करना होगा? संविधान के अनुरूप। और अगर उसका उल्लंघन कर रहा है तो वहां पर एक गवर्नर है, वो गवर्नर राष्ट्रपति साहब को रिपोर्ट भेज देंगे, और रिपोर्ट भेज करके वो कहेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वो फेल हो गया है। और राज्यपाल का जो प्रतिवेदन है यानी कि रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, इतना बस याद रखना। कौन रिपोर्ट करेंगे इस बात को? रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, उनकी रिपोर्ट आएगी। और दूसरा कारण मैंने आपको बताया आर्टिकल 365, केंद्र के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दो मुख्य कारण हैं। अब बहुत सारे कारण भी होते हैं कई बार, जैसे कि निर्वाचन आयोग ये कह देता है
कि हम अभी जो है जिस स्टेट में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, तब वो स्थिति बन जाती है, या आपका मुख्यमंत्री ना चुन पा रहे हों तब भी वो स्थिति बन जाती है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर लिखें इस बात को, आगे क्या बोलना है हमको। अब हमने मान के चलो इसकी घोषणा हो जाएगी, राष्ट्रपति साहब इसकी घोषणा कर देंगे, लेकिन फिर इसके लिए क्या होगा, लिखना संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि जो दोनों सदन से मतलब क्या हुआ, फिर से बताएं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस, दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से 2 माह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। अब इसकी तुलना आप नेशनल इमरजेंसी से करते चलना, है ना। देखो यहाँ पर आपका जो साथी क्या बोलेंगे, आपका यहाँ पर लिखित परामर्श मंत्रिमंडल नहीं देगा, क्योंकि ये स्टेट की बात है, और अगर स्टेट के मंत्रियों से आप इसको लेंगे तो सीधी सी बात आप समझ जाएंगे कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी वहाँ की जो सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और जब वहाँ की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उन लोगों के परामर्श का कोई मतलब भी नहीं है स्टेट का। ठीक है, अब स्टेट में इमरजेंसी लग रही है तो ये अधिकार किसको दे दिया गया, राज्यपाल को। राज्यपाल रिपोर्ट देगा किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल इसको किसी पार्टी पक्ष के कहने की वजह से कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है जो आपका राज्यपाल हैं वो विपक्ष पार्टी की तरफ कहीं कोई झुकाव रखते हो। तो इसके लिए रिपोर्ट दी गई किसको, प्रेसिडेंट को, और इसके बाद में क्या बोलेंगे उसका, क्या बोलेंगे उसका कि भाई उसको दोनों सदनों में आपका एक साधारण बहुमत से कम पारित कराना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, एक सिंपल मेजोरिटी से होना चाहिए, लिख लेना इसको, अप्रूवल। नेशनल इमरजेंसी में कितना टाइम था, वहां पर देखो नेशनल इमरजेंसी बड़ी बात है, तो वहां पर क्या थी, विशेष बहुमत की आवश्यकता थी। वहां पर कैसी आवश्यकता थी बताइए जरा भैया, वहां पर एक विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, और दिन कितने थे, 1 माह के अंदर। ठीक है, बात समझ गए क्या बात मैंने बोली। भाई यहाँ पर जो अधिकार दिए हुए हैं, जैसे यूपी हम एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी में किसकी गवर्नमेंट है मुझे बताइए, यूपी में गवर्नमेंट है आपका किसकी, बीजेपी की, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो योगी आदित्यनाथ अगर सरकार को संवैधानिक तरीके से नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो संवैधानिक स्थिति है वो बनी नहीं रही है। मान के चलो कल को वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दें, या कुछ ऐसा कारण हो जाए जिसकी वजह से हिंसा हो जाए, और हमको लगता है कि भाई हमारा जो है यहाँ पर संवैधानिक स्थिति नहीं बनी हुई है स्टेट में, तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसी शक्तियों को छीन लिया जाता है। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाएगा, सीएम को आपका मतलब सीएम को हटा दिया जाएगा, और शासन किसके हाथ में आ जाएगा, वो भी बताएंगे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या उसके सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के हाथ में वो आता है। तो क्या बात समझेंगे, बात क्लियर है, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं। एक बच्चे ने कहा जी इसको फिर से बताएं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यानी फेलियर क्या होता है, छोटी सी चीज़ आप समझिए, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप नहीं कर पाए, तो कुछ लक्ष्य है ना, और उस लक्ष्य को नहीं पा पाए हम। तो स्टेट में ऐसा नहीं होता, स्टेट के सामने जैसे हम बोले राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, तो वो राज्यों के लक्ष्य हैं, राज्य उनको नहीं भी पा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड क्या होगा, वो होगा संविधान। संविधान का पूरी तरह से पालन करें। ठीक है, संविधान का पूरी तरह से अगर पालन करते हुए आप आगे चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसी को माना जाएगा संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, तो 2 माह के अंदर क्या होगा, अनुमोदन होगा, और फिर उसको क्या बोलेंगे, आपका मान लिया जाएगा। अब जैसे ही पारित हो गया मान के चलो, तो पारित होने के बाद कितने दिन तक रहेगा, पारित होने पर 6 माह तक चलेगा। नेशनल इमरजेंसी भी कितने दिन चल रही थी, वो भी 6 माह चल रही थी, यानी कि 6 माह होता है एक बार पारित होने के बाद में। हाँ, क्या बोलेंगे, इट विल रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ्स, इट विल रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स आफ्टर द अप्रूवल, आफ्टर द अप्रूवल। अगली बात क्या, अब मान के चलो 6 महीने बाद भी स्थिति नहीं हुई, ठीक, तो फिर क्या करेंगे, कितने दिन बढ़ा लेंगे, 6 6 माह पर पारित कर लेंगे, 6 6 माह पर पुनः पारित करके, अगेन पास करके उसको पुनः पारित करके
अधिकतम 3 वर्षों तक, अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। अब तुलना करिए इसकी नेशनल इमरजेंसी से। मैक्सिमम मैंने बताया है, मैक्सिमम को मार्क रखना, अधिकतम कभी भूल जाओ इसको। तो 6 माह पर इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मैक्स 3 years, ये लिख लीजिए। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम 3 years, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है किसी भी स्थिति में, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या स्थिति थी, उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल में तो ये था कि भैया उसको हम इंडेफिनिट टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित समय तक के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब तक आप तुलना नहीं करेंगे तब तक बात को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पॉलिटी अब इससे आगे हम जब चलेंगे ना तो हमको बहुत सारी तुलना करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो मैं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो आपको राष्ट्रपति साहब से तुलना करनी होगी। तो उससे क्या होता है, उस तुलनात्मक अध्ययन से आपकी चीज़ों का एक तो रिवीजन होता है और चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाती है। मान के चलो राज्यपाल पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना बड़ा आसान होगा, क्योंकि आप राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोकसभा पढ़ लेंगे तो विधानसभा पढ़ना बड़ा आसान रहेगा। राज्यसभा को आप अच्छे से समझ लेंगे तो विधान परिषद समझना बहुत अच्छे से आसान रहेगा। महान्यायवादी को समझ लेंगे तो महाधिवक्ता को समझना बड़ा आसान रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, उसके बाद में तो फिर आपका, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लिया तो हाई कोर्ट पढ़ना आसान रहेगा। यानी कि 150 तक के आर्टिकल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसके बाद में तो फिर ऐसे समझिए कि आपको सिर्फ चीज़ों को क्या करना है, तुलना करनी है। समझ पाए? कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे आएंगे। अब भैया इसकी भी समाप्ति होगी 3 वर्ष के बाद में, तो समाप्ति के अधिकार किसको होंगे बताओ? समाप्ति, समाप्ति का अधिकार, राइट ऑफ विड्रॉल, राइट ऑफ विड्रॉल, राइट ऑफ विड्रॉल, ये किसके पास में होगा अधिकार आपका? क्या बोलेंगे? ये भी राष्ट्रपति साहब के पास में होगा। लगाया भी उन्होंने इसका, राष्ट्रपति को, टू द प्रेसिडेंट, याद रख लेना। ठीक है, इसको राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा या प्रेसिडेंट की डिक्लेरेशन के द्वारा ही ये खत्म होगा, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो शासन कौन करेंगे? जो आपका साथी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन देखता है फिर यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं, विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपका राज्यपाल उस शासन को देखते हैं, सचिव की सहायता से देखते हैं। यहाँ पर जो सचिव होते हैं राज्यपाल एवं सचिव, ठीक है, या हो सकता है राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति, या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। अब ये देखो, ये नामित कोई व्यक्ति क्यों जोड़ दिया गया इसमें? सोचो थोड़ा सा, आप सोचो, क्योंकि जो राज्यपाल है कहीं ऐसा ना हो कि बेवजह रिपोर्ट ही देता रहे इस चक्कर में कि कल को जो शासन है मेरे हाथ में आ जाएगा। इसीलिए ये बात कह दी गई कि जरूरी नहीं है कि तुम इस स्टेट में गवर्नर हो तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुम ही को मिलेगा, ये किसी और पर्सन को भी मिल सकता है। तो सीधी सी बात है कि उनको पता है कि जब यार मुझे शासन मिलना ही नहीं है तो वो उससे बचेंगे उस प्रक्रिया से। समझ पा रहे हैं? ठीक है, राज्यपाल एवं सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। आगे आएंगे, क्या बोल दिया मैंने? गवर्नर और सेक्रेटरी, गवर्नर और सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और पर्सन नॉमिनेटेड बाय, पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत शानदार, जी जी याद है, बहुत बढ़िया उषा चौहान जी, बहुत शानदार, इतना ध्यान क्लास में लगाने के लिए बहुत बढ़िया। शासन हो गया आपका, इस बात में कोई दिक्कत? और जो शासन होगा यहाँ पर वो किस नाम से होगा? राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति होगा, इस बात को याद रख लेना, राष्ट्रपति के नाम से जो शासन होगा, इसीलिए तो इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन क्यों कहेंगे? राष्ट्रपति के नाम से ये शासन होता है। क्या बोलेंगे? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ये राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नाम से शासन होगा।